अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे। डीएलडी का आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, पिछले टॉपिक से थोड़ा सा डिफरेंट भी है। अब हमने सिक्वेंशियल लॉजिक को डिस्कस करना है। मैंने सेमेस्टर के शुरू में आपको बताया था कि हमने अपने कोर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, कॉम्बिनेशनल एंड सिक्वेंशियल। कॉम्बिनेशनल में हमारे पास लॉजिक गेट्स थे जिनको हमने डिटेल में डिस्कस किया, उनके एनालिसिस हमने डिस्कस की, हमने उनकी डिज़ाइनिंग डिस्कस की। अब हम आगे सिक्वेंशियल की तरफ। सिक्वेंशियल में भी हम सिक्वेंशियल के एनालिसिस और डिज़ाइनिंग दोनों करेंगे। सिक्वेंशियल के कंपोनेंट्स को पहले सीखेंगे, उसके बाद फिर हम एनालिसिस और डिज़ाइनिंग करेंगे। एनालिसिस इसी वीक के दूसरे लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे, जबकि डिज़ाइनिंग इंशाल्लाह हम आने वाले 2 वीक्स के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज़ ये कि कॉम्बिनेशनल और सिक्वेंशियल के अंदर फ़र्क क्या है। कॉम्बिनेशनल में गेट्स इस्तेमाल होते हैं, सिक्वेंशियल में भी गेट्स इस्तेमाल होते हैं, लेकिन गेट्स के साथ साथ कुछ और चीज़ें जैसे कि लैचेस और फ्लिप फ्लॉप्स भी इस्तेमाल होते हैं। उनको हम शॉर्टली देखेंगे कि वो क्या होते हैं हमारे पास। सबसे पहले अगर मैं फ़र्क की बात करूँ तो अभी तक आप लोगों ने जितने भी सर्किट्स डिज़ाइन किए हैं उनमें कहीं पे भी ऐसा नहीं था कि आप कोई वैल्यू स्टोर करा लें और थोड़ी देर बाद आप उस वैल्यू को ले लें। जैसे ही आप इनपुट के ऊपर कुछ देते थे, आपका सर्किट उसी क्वेश्चन के हिसाब से आपको आउटपुट दे देता था। जैसे ही आप इनपुट चेंज करेंगे उस हिसाब से आउटपुट आएगी, पिछली क्या वैल्यू थी वो चली गई। सिक्वेंशियल आपके लिए वैल्यूज़ को स्टोर करता है। फॉर इंस्टेंस, आप सब लोग रमज़ान के अंदर मुसलमान बन जाते हैं, आप लोगों ने हाथ में काउंटर्स लगाए हुए होते हैं। अब काउंटर पे आप क्या करते हैं, हम जैसे ही बटन दबाते हैं तो आपको नेक्स्ट वैल्यू मिल जाती है। अब काउंटर का अपना कोई दिमाग तो नहीं है ना कि उसने जहन में रखा हो कि आप कितनी दफ़ा पढ़ चुके हैं। वो क्या करता है, वो पिछली वैल्यू अपने पास सेव रखता है और उसी में 1 ऐड करके आपको अगली वैल्यू दे देता है। तो ज़ाहिर सी बात है, वैल्यू वो कहाँ पे रखेगा, उसके पास मेमोरी होगी तो मेमोरी में वो ये वैल्यू रखेगा ना। तो अब जब कॉम्बिनेशनल के अंदर आप मेमोरी का पैच लगा देते हैं तो आप कहते हैं कि आपने एक सिक्वेंशियल सर्किट डिज़ाइन कर लिया है, यानी आपने एक ऐसा सर्किट डिज़ाइन कर लिया है जो आपके लिए वैल्यूज़ को स्टोर भी करेगा। और हर ऐसा सर्किट जिसमें आप मेमोरी का एलिमेंट भी डाल देते हैं तो आप कहते हैं कि एक सिक्वेंशियल सर्किट है। तो ये थोड़ा सा फ़र्क है कि कॉम्बिनेशनल के अंदर जब आप मेमोरी के एलिमेंट्स लगा देंगे तो वो एक सिक्वेंशियल सर्किट बन जाएगा। अच्छा, अब एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है सिक्वेंशियल के अंदर, एक कॉन्सेप्ट दैट इज़ क्लॉक। क्लॉक आपके पास इस तरह से एक स्क्वायर वेव की फॉर्म में होती है। ये इसका राइजिंग एज होता है जो ऊपर की तरफ जा रहा है, और ये इसका फॉलिंग एज होता है जो नीचे की तरफ आ रहा है। कितनी देर के लिए ये ऑन है इसको आप ड्यूटी साइकिल कहते हैं कि कितनी देर के लिए ऑन है। अब यहाँ पे जितनी देर के लिए ऑन है उतनी देर के लिए ऑफ, तो ये सिमेट्रिक है। जबकि यहाँ पे थोड़े टाइम के लिए ऑन है और ज़्यादा टाइम के लिए ऑफ है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है आपके पास, राइट। इसका टाइम डिफरेंट है। इसी तरह यहाँ पे अब देखिए ज़्यादा देर के लिए ऑन है और कम टाइम के लिए ऑफ है। तो अब हम देखेंगे कि हम क्लॉक को क्यों डिस्कस करें, क्योंकि जो सिक्वेंशियल के अंदर लैचेस और फ्लिप फ्लॉप दो चीज़ें हमारे पास, लैचेस तो नहीं लेकिन जो फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं हमारे पास वो क्लॉक के बगैर काम नहीं करते। तो उसके लिए हमें क्लॉक के सिग्नल को देखना ज़रूरी था। ये भी इसी तरह क्लॉक का सिग्नल है, जब ऊपर जा रहा है तो राइजिंग एज, नीचे आ रहा है तो फॉलिंग एज। इसी तरह ये वही उसी की डिस्क्रिप्शन है कि ये हाई एज है, ये लो एज है, और ये ट्रांजिशन हो रही है हाई से लो की तरफ विद द पैसेज ऑफ टाइम। अब स्टोरेज के लिए जो एलिमेंट्स हैं, मेमोरी के लिए जो एलिमेंट्स हैं वो दो हैं, एक है लैच और दूसरा है फ्लिप फ्लॉप्स। इनमें क्या फ़र्क है, कौन सा इस्तेमाल किया जाए, तो दोनों एक वक्त में एक एक बिट को स्टोर करते हैं। अगर दोनों एक वक्त में एक एक बिट को स्टोर करते हैं तो फिर दोनों के बीच में फ़र्क क्या है, फ़र्क थोड़ा सा इनके काम के अंदर है। जो लैच होती है वो इनपुट लेवल सेंसिटिव होती है, यानी जैसे ही आप उसके इनपुट के ऊपर कोई वैल्यू देंगे वो फ़ौरन उस वैल्यू को अपने अंदर स्टोर करेगी, पिछली वैल्यू को चेंज कर देगी। तो इस तरह ये भी हो सकता है कि एक्सीडेंटली वोल्टेज कम या ज़्यादा हुआ तो आपकी वैल्यू 1 से 0 या 0 से 1 पे हो जाए, तो आपकी वैल्यूज़ में गड़बड़ हो सकती है। जबकि जो फ्लिप फ्लॉप्स हैं वो आपके पास क्लॉक के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं, जो अभी मैंने ऊपर आपको बताई थी क्लॉक स्क्वायर वेव। तो अब क्या है कि जब उस फ्लिप फ्लॉप की पसंद का क्लॉक आएगा, यानी वो अगर फॉर इंस्टेंस पॉजिटिव एज के ऊपर ट्रिगर हो जाता है, तो जब पॉजिटिव एज आएगा या जब राइजिंग एज आएगा उस वक्त आप उसमें जो वैल्यू स्टोर कराना चाहते हैं वो कर लेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। इसी तरह से आप एक ऐसा फ्लिप फ्लॉप इस्तेमाल करें जो क्लॉक के नेगेटिव साइड के ऊपर फॉलिंग एज के ऊपर ट्रिगर हो जाता है, तो फिर जब क्लॉक का नेगेटिव एज आएगा उस वक्त अगर आप उसमें कोई वैल्यू स्टोर कराना चाहते हैं तो वो कर लेगा, अदरवाइज वो स्टोर नहीं करेगा। तो उस हिसाब से जो फ्लिप फ्लॉप्स हैं वो कदरे सेफ है। लैचेस को आप गेट्स की हेल्प से बना सकते हैं, हम देखेंगे भी नीचे के नॉर गेट के थ्रू फॉर इंस्टेंस या नैंड के थ्रू बनाना हो तो किस तरह से बनेगा। और जो आपके पास फ्लिप फ्लॉप्स हैं वो आप इन लैचेस की हेल्प से भी बना सकते हैं। अच्छा, अब पहले मैं लैच की टाइप्स आपके साथ डिस्कस करूँगी, उसके बाद फिर मैं फ्लिप फ्लॉप की टाइप्स आपके साथ डिस्कस करूँगी। लैच की दो मेन टाइप्स हैं। देखिए, एसआर लैच, एसआर मतलब सेट रीसेट लैच। तो हम सेट रीसेट लैच को देखते हैं नॉर गेट्स के थ्रू। ये इसका स्ट्रक्चर इस तरह से बनाई जाती है, ये रीसेट वाली वैल्यू है, ये सेट वाली वैल्यू है। यहाँ पे वैल्यू होती है 0, यहाँ पे वैल्यू होती है 1, राइट, बाइनरी है।
उसका टेबल देख लेते हैं। अब जैसे कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर के ऊपर आप रीसेट का बटन दबाते हैं तो क्या होता है, पहले जो मर्जी वैल्यू थी अब आपकी वैल्यू 0 हो जाती है। इसी तरह से आपके पास जो सेट है, जब आप सेट का बटन दबाते हैं तो फिर आपके पास वैल्यू 1 आ जाएगी। तो लैच इस तरह से करती है कि जब आप रीसेट का बटन दबाते हैं तो यहाँ पे आपको बेसिकली ये जो क्यू है दैट इज़ कॉल्ड योर करंट स्टेट। अभी आपकी लैच के अंदर, आपकी मेमोरी के अंदर क्या पड़ा हो, और यहाँ पे हमेशा उसका कॉम्प्लीमेंट मिलता है। यानी अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 0 मिलेगा, यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 1 मिलेगा। तो ये पिन इस वजह से होती है आपके पास कि फॉर इंस्टेंस आप एक्चुअल वैल्यू जो आपकी मेमोरी में पड़ी हुई है उसको इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे, इसका कॉम्प्लीमेंट इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो आप इसको यूज़ कर लें, अदरवाइज इसका इस्तेमाल ना करें। मेन जो आपकी आउटपुट है कि आपकी मेमोरी में भी क्या पड़ा हो वो आपको यहाँ पे मिल रहा होता है। तो अब हमारे पास जब हम रीसेट का बटन दबाएंगे, यदि रीसेट को बंद करेंगे तो मेमोरी में जो मर्जी पड़ा हो वो 0 हो जाएगा, और जब हम सेट का बटन दबाएंगे तो मेमोरी में जो मर्जी पड़ा हो फिर हमें 1 मिल जाएगा। तो अब इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। 2 इनपुट्स हैं और 2 आउटपुट्स हैं। सबसे पहले जब मैंने कहा कि सेट के बटन को 1 करेंगे तो मेमोरी में 1 आ जाएगा, ज़रा यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। उसके बाद मैंने सेट को वापस 0 कर दिया, मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, यानी हम होल्ड की कंडीशन में आ गए। होल्ड का मतलब जो चीज़ पड़ी हुई थी वही पड़ी रहेगी। फिर नेक्स्ट में आपने रीसेट के बटन को 1 किया है। जब आपने रीसेट को 1 किया तो पहले मेमोरी में जो भी हो अब मेमोरी में 0 आ जाएगा। उसके बाद आपने इसको 0 कर दिया, होल्ड वाली सिचुएशन में आ गए हम, जो मेमोरी में पड़ा हुआ था वही पड़ा रहे। क्या ऐसे हो सकता है कि सेट और रीसेट दोनों एक वक्त में इकट्ठे हो जाए? नो, ऐसा नहीं हो सकता। आप यहाँ पे 0 भी लगा सकते हैं और आप यहाँ पे दोनों को डोंट केयर भी लगा सकते हैं। अच्छा, ये नैंड गेट की हेल्प से बनी हुई है। यहाँ पे जो एडिशनल आपको चीज़ बताने वाली है वो है इनेबल, यानी कंट्रोल इनपुट। अब इनेबल का क्या फंक्शन होगा, जब आप इनेबल को 1 करेंगे, इसको ऑन करेंगे, ये उसी तरह से है जिस तरह से आप पावर साइन कर रहे होते हैं। तो जब आप इसको पावर देंगे, आप इनेबल को 1 करेंगे, उस वक्त अगर आप इसमें कोई काम करेंगे तो ये चलेगा, अदरवाइज ये नहीं चलेगा। तो यहाँ पे देखें, अब जैसे इनेबल को आपने 0 किया तो सेट रीसेट जो मर्जी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ना। जब इनेबल 1 होगा उसके बाद आप काम करना शुरू करें। तो जब इनेबल 1 है आप रीसेट का बटन दबाएंगे, मेमोरी में 0 आ रहा है। जब इनेबल है और आप सेट का बटन दबाएंगे मेमोरी में 1 आ जाएगा। और ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप सेट और रीसेट दोनों को इकट्ठे दबाएं तो वो एक इंडिटरमिनेंट स्टेट आ जाएगी। ये इनके ब्लॉक डायग्राम्स हैं। एग्जाम में आपको ये चीज़ें बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि आप ट्रुथ टेबल चेक करना चाहें तो कर सकें। एग्जाम में मेरे लिए बहुत है अगर आपको ये ब्लॉक डायग्राम नहीं, यानी यहाँ पे सेट इनपुट आएगी, यहाँ पे रीसेट इनपुट आएगी, यहाँ पे आपके पास एक्चुअल आउटपुट आएगी कि मेमोरी में क्या पड़ा हुआ है, और यहाँ पे आपको उसका कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। यहाँ पे ये जो 2 बबल्स हैं ये नॉट की इंडिकेशन है कि सेट और रीसेट दोनों को आपने नॉट किया हुआ है। जो दूसरी थी हमारे पास दैट वाज डी लैच, उसको ट्रांसपेरेंट भी कहा जाता है। ट्रांसपेरेंट का मतलब भी यही है कि आप इसके इनपुट पे जो भी देंगे वही एज इट इज़ इसने अपने अंदर स्टोर करके आपको आउटपुट के ऊपर दे देना है। अब देखिए यहाँ पे ये इनेबल है, ये क्लॉक नहीं है, इसको प्लीज़ क्लॉक से कन्फ्यूज नहीं कीजिएगा। ये इनेबल के बगैर भी होते हैं, इनेबल होना ज़रूरी नहीं। तो जब आपने इनेबल को 1 किया है फिर इसने काम करना शुरू करना है। 0 देंगे तो 0 मिलेगा, 1 देंगे तो 1 मिलेगा। तो आप कह सकते हैं आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट। अब आ जाते हैं फ्लिप फ्लॉप्स के ऊपर। फ्लिप फ्लॉप्स का मैंने आपको बताया था कि वो एज ट्रिगर होते हैं। कुछ पॉजिटिव एज के ऊपर ट्रिगर हो जाते हैं, कुछ नेगेटिव एज के ऊपर ट्रिगर हो जाते हैं। इसके 3 मेन टाइप्स हैं, 3 ही टाइप्स हैं, डी, टी और जे के। बारी बारी इनको देखना है। ये डी फ्लिप फ्लॉप है, ट्रांसपेरेंट है, इसका एग्जैक्टली वही काम है हमारे पास जो हमारे पास डी लैच का था। फ़र्क क्या है कि अब यहाँ पे क्लॉक आ गई है जिसको कंट्रोल करेगी, तो अब एक्सीडेंटली वैल्यूज चेंज नहीं होंगी, बल्कि जब हम करना चाहेंगे अपनी पसंद का क्लॉक साइकिल देंगे और फिर वो वैल्यूज़ को चेंज करेगा। तो आप 0 देंगे तो 0 मिलेगा, 1 देंगे तो 1 मिलेगा। क्यू ऑफ टी होता है करंट स्टेट के, अभी मेमोरी में क्या पड़ा हो। क्यू ऑफ टी प्लस 1 क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेट के थोड़ी देर बाद हमें क्या मिलेगा मेमोरी के अंदर। तो ये इसकी इक्वेशन है कि आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट। तो जो आपकी नेक्स्ट एक्सपेक्टेड स्टेट है कि आप कहते हैं कि मैं इनपुट के ऊपर 0 दूँ तो मुझे क्या मिलेगा, दैट इज नेक्स्ट स्टेट, राइट। और इसी तरह जब 1 देंगे तो क्या मिलेगा। ये इसकी थोड़ी सी टाइमिंग डायग्राम है, इसको ज़रा देख लेते हैं। ये क्लॉक का साइकिल आ रहा है टाइम के साथ। डी मैंने आपको बताया था ट्रांसपेरेंट है। तो ट्रांसपेरेंट का क्या मतलब है, अब जैसे फॉर इंस्टेंस पॉजिटिव एज के ऊपर ट्रिगर होता है तो ये क्लॉक का पॉजिटिव एज है, इस वक्त इसमें 1 है तो हमें आउटपुट पे 1 मिलेगा। अब फिर जब नेक्स्ट पॉजिटिव साइकिल आएगा उस वक्त हम इसमें कोई चेंज करना चाहेंगे तो वो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो अब जब नेक्स्ट पॉजिटिव साइकिल आया उस वक्त डी की वैल्यू क्या चल रही है, 0, तो डी की वैल्यू 0 होगी। अब वही वैल्यू चलती रहेगी। जब नेक्स्ट पॉजिटिव एज आएगा वो फिर देखेगा क्या वैल्यू चल रही है, वैल्यू 1 है तो ये 1 हो गया, अगर 0 होती तो ये 0 ही रहता। फिर इसी तरह नेक्स्ट में दोबारा जब अगला पॉजिटिव एज आया तो इसमें क्लॉक में डी की वैल्यू हमारे पास 0 चल रही है तो ये 0 हो गया। अब एक और कॉन्सेप्ट है मास्टर स्लेव का। मास्टर स्लेव का कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे ये मास्टर है ये स्लेव है, यानी इसकी जो आउटपुट है वो इसको इनपुट जा रही है, सिंपल। क्लॉक्स कॉमन है, अब यहाँ पे फॉर इंस्टेंस नॉट भी हुए हैं, तब यहाँ पे
चीज़ क्या है मेन कि जब आपके पास ये जो पहले वाला लैच है या आप फ्लिप फ्लॉप्स के ऊपर भी ये काम कर सकते हैं, इसकी आउटपुट इस अगले को कंट्रोल कर रही है, तो इसी तरह क्लॉक्स भी कंट्रोल होती हैं। अब आ जाते हैं दूसरे फ्लिप फ्लॉप के ऊपर। दूसरा है हमारे पास टी फ्लिप फ्लॉप, उसको टॉगल भी कहा जाता है, यानी कॉम्प्लीमेंट होना। टॉगल का मतलब क्या है हमारे पास, और वो काम किस तरह से करता है। अब यहाँ पे वो डायरेक्ट कंडीशन नहीं है जिस तरह डी फ्लिप फ्लॉप के अंदर थी। ये काम किस तरह से करता है, अब टी एक इनपुट है तो या तो टी की वैल्यू 0 होगी या टी की वैल्यू 1 होगी। जब टी की वैल्यू 0 होती है उस वक्त मेमोरी होल्ड में होती है, यानी अभी जो चीज़ पड़ी हुई है थोड़ी देर बाद, यानी अभी करंट स्टेट में क्यू ऑफ टी में जो चीज़ पड़ी हुई है थोड़ी देर बाद क्यू ऑफ टी प्लस 1 में भी हमें वही चीज़ मिलेगी। नहीं अगर अभी 0 पड़ा हुआ तो थोड़ी देर बाद 0 ही मिलेगा, अगर अभी 1 पड़ा हुआ तो थोड़ी देर बाद 1 मिलेगा। जब टी की वैल्यू 1 होती है उस वक्त ये करंट स्टेट को कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं, यानी अगर अभी 0 पड़ा हुआ तो थोड़ी देर बाद 1 मिलेगा, और अगर अभी 1 पड़ा हुआ तो थोड़ी देर बाद हमें 0 मिलेगा। तो बेसिकली अब अगर आप आउटपुट को देखें तो सिर्फ टी नहीं बल्कि करंट स्टेट भी, यानी अभी मेमोरी में क्या पड़ा हुआ है, ये दोनों मिल के डिसाइड कर रहे हैं कि थोड़ी देर बाद हमें क्या चीज़ मिलेगी। तो अब इसका डिटेल्ड ट्रुथ टेबल हमें बनाना पड़ेगा ताकि हम इसकी क्वेश्चन निकाल सकें। तो टी, क्यू ऑफ टी और क्यू ऑफ टी प्लस 1 ये दो इनपुट्स हैं। चार पॉसिबिलिटीज आ गई। पहले दो केसेस में टी की वैल्यू 0 है। जब टी की वैल्यू 0 होती है उस वक्त इसमें क्या करना है, होल्ड करना है, नो चेंज, यानी जो करंट स्टेट में है नेक्स्ट स्टेट में थोड़ी देर बाद भी हमें वही मिले। तो अगर 0 है तो 0 मिलेगा, अगर 1 है तो 1 मिलेगा। और जब t की वैल्यू 1 उस वक्त इसमें क्या करना था, उस वक्त इसमें कॉम्प्लीमेंट करना था करंट स्टेट को, यानी अगर 0 है तो ये उसको 1 कर देगा और अगर 1 है तो ये उसको 0 कर देगा। उसके बाद ये हमने इसकी इक्वेशन निकाली, एस ओ पी इक्वेशन दी, दोनों इनपुट्स को मार्क करके ये इक्वेशन हमारी बनी जो कि एक्सॉर बनती है। इसके अब टाइमिंग डायग्राम देख लेते हैं। याद रखिएगा t और करंट स्टेट दोनों ने मिल के नेक्स्ट स्टेज डिटर्मिन करनी है हमारे पास। ये इसकी टाइमिंग डायग्राम है हमारे पास। सबसे पहले देखिए अभी भी मैं पॉजिटिव एज ट्रिगर ले रही हूँ, तो जब पॉजिटिव एज आए उसको फिर इसमें पी का और क्यू का, अब ये यहाँ पे पिछली स्टेट करंट स्टेट होगी, ये जो हमें मिलना जा रही है हमारी नेक्स्ट स्टेट है। तो टी की आपने अभी वाली वैल्यू और क्यू की पिछली वैल्यू देखनी है, तब आप नेक्स्ट वैल्यू डिटर्मिन करेंगे कि आपको क्या मिलेगी। तो अब पॉजिटिव एज जब आया टी की वैल्यू 1 चल रही है और क्यू की वैल्यू 0 चल रही है। इक्वेशन क्या थी, एक्सॉर हो रहा था। आपको पता है कि 0 और 1 का एक्सॉर 1 होता है, तो आपको नेक्स्ट टाइम आउटपुट 1 मिलेगी। मैं नेक्स्ट वैल्यू इसके लिए दोबारा रिपीट करूँ, केयरफुली देखिएगा। अब यही वैल्यू चलती रहेगी जब तक अगला क्लॉक का पॉजिटिव एज नहीं आता। अब जब अगला क्लॉक का पॉजिटिव एज आया है, टी की वैल्यू क्या है 0 और क्यू की पिछली वैल्यू देखनी है, क्योंकि पिछली वैल्यू क्यू ऑफ टी और अगली वैल्यू क्यू ऑफ टी प्लस 1 होती है। एक की वैल्यू 0 है, एक की वैल्यू 1 है, 0 और 1 का एक्सॉर 1 होता है, आउटपुट स्टिल 1 जा रही। अब 1 जाती रहेगी जब तक अगला एज पॉजिटिव नहीं आएगा। तो अगला एज पॉजिटिव आया तो टी की वैल्यू है 1 और क्यू की वैल्यू भी है 1। 1 और 1 का एक्सॉर 0, तो आउटपुट हमारे पास आ गई 0। अब यही चलती रहेगी। जब नेक्स्ट पॉजिटिव एज आया तो टी की वैल्यू चल रही है 1 और क्यू की पिछली वैल्यू थी 0, 1 और 0 का एक्सॉर 1 होता है, आउटपुट हो गई 1। तो ये हमारे पास हो गया टी फ्लिप फ्लॉप। फिर नेक्स्ट आ जाता है जे के फ्लिप फ्लॉप। जे के में हमारे पास दो इनपुट्स हैं, जे और के, दो इनपुट्स तो चार पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो इसके जो पहले तीन केसेस हैं हमारे पास वो हमारे पास एस आर वाले हैं, और जो लास्ट केस है हमारे पास वो टी वाला, यानी 0 0 के ऊपर नो चेंज, जो भी पड़ा हुआ थोड़ी देर बाद भी वही मिलेगा। जब आप 0 1 करेंगे तो ये रीसेट कर देगा, यानी पहले मेमोरी में जो भी पड़ा हुआ था अब आपको 0 मिलेगा। 1 0 के ऊपर ये सेट कर देगा और 1 1 के ऊपर ये कॉम्प्लीमेंट करेगा करंट स्टेट को। तो जे के और करंट स्टेट ये तीनों मिलकर आपकी नेक्स्ट स्टेट बता रही हैं। तो डिटेल ट्रुथ टेबल इसका बनाते हैं ताकि हम इसकी क्वेश्चन निकाल सकें। तो तीन इनपुट्स हैं, यानी जे के और करंट स्टेट, इन तीनों ने मिलकर हमें नेक्स्ट स्टेट बतानी है। तो ये 8 पॉसिबिलिटीज आ गई हमारे पास। पहले दो केसेस में जे के की वैल्यू है 0 0 0 0 के ऊपर इसमें क्या करना है, होल्ड करना है, नो चेंज, यानी जो चीज़ करंट स्टेट में है नेक्स्ट स्टेट में वही मिलेगी। 0 है तो 0, 1 है तो 1। नेक्स्ट टू में जे के वैल्यू है 0 1 0 1 के ऊपर इसमें रीसेट करना है, यानी पहले मेमोरी में जो मर्जी पड़ा हुआ था अब आपको 0 मिलेगा। 1 0 के ऊपर इसमें क्या करना है, नेक्स्ट दो में 1 0 के ऊपर इसमें करना है सेट, यानी पहले मेमोरी में जो मर्जी था अब आपको 1 मिलेगा, और 1 1 के ऊपर इसमें करना है कॉम्प्लीमेंट, यानी अगर 0 था तो ये उसको 1 कर देगा और अगर 1 था तो ये उसको 0 कर देगा। फिर जहाँ जहाँ पे 1 थे वो वैल्यूज़ मैंने पुट की और इसकी इक्वेशन ये मेरे पास निकल है। अब इसकी टाइमिंग डायग्राम देख लेते हैं। उसके लिए इस ट्रुथ टेबल को अपने सामने रखेंगे तो आसानी होगी। जे के और करंट स्टेट तीनों पॉजिटिव एज आया जब जे की वैल्यू 0, के की वैल्यू भी 0 है और पिछली स्टेट भी 0 चल रही है, तीनों 0 है। तीनों 0 के ऊपर आपको आउटपुट नेक्स्ट टाइम क्या मिलनी चाहिए,
ज़ीरो, वो वही वैल्यू रहे, वो चेंज ना हो। तो देखिए आपको आउटपुट अभी ज़ीरो ही मिल रही है। अब जब नेक्स्ट क्लॉक का पॉजिटिव आ जाए तो जे की वैल्यू है 1, के की वैल्यू है 0 और क्यू की पिछली वैल्यू क्या थी 0। तो 1 0 0 के ऊपर आउटपुट क्या होनी चाहिए, 1 0 0 के ऊपर आउटपुट 1 होनी चाहिए। तो ये देखें 1 0 0 के ऊपर आपके आउटपुट 1 होगी। इसी तरह किसी और को देख लेते, इसको देखते हैं। जब ये पॉजिटिव आ जाए तो जे की वैल्यू भी 0 है, के की वैल्यू भी 0 है और क्यू की वैल्यू 1 है, 0 0 1। 0 0 1 के ऊपर आपकी आउटपुट 1 होनी चाहिए। तो ये देखें 0 0 1 के ऊपर आपकी आउटपुट 1 चल रही है। तो ये इसकी टाइमिंग डायग्राम आ गई। अब आप लोगों के याद रखने वाली चीज़ें क्या क्या हैं, आप लोगों को लैचेस और फ्लिप फ्लॉप्स की ब्लॉक डायग्राम्स आनी चाहिए। डिटेल्ड सर्किट डायग्राम आप लोग बेशक जहन में ना रखें, आपको इनकी इक्वेशंस, इनकी ट्रुथ टेबल्स, इनकी फंक्शनैलिटी पता होनी चाहिए। इन पर्टिकुलर फ्लिप फ्लॉप्स की डी फ्लिप फ्लॉप ट्रांसपेरेंट है, उसको जो इनपुट पे देंगे वो आउटपुट पे मिलेगा। टी फ्लिप फ्लॉप में टी का और करंट स्टेट का एक्सक्लूसिव और होगा। इसी तरह से जे के की क्वेश्चन भी आपके सामने कि जे क्यू कॉम्प्लीमेंट प्लस के कॉम्प्लीमेंट क्यू हो रहा है। इनकी टाइमिंग डायग्राम्स आपको बनानी आनी चाहिए। मैं कोई भी रैंडम डाटा आपको दे सकती हूँ। ब्लॉक डायग्राम देख के आपको पता चल जाए कि ये कौन सा फ्लिप फ्लॉप जा रहा है, डी टी या जे के लिखा होगा तो आपको पता चल जाएगा। और लैच और फ्लिप फ्लॉप में फ़र्क कैसे करेंगे, क्लॉक के थ्रू। तो इसको अब आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह इनके एप्लीकेशन देखेंगे, हम सर्किट्स बनाएंगे जिसके अंदर गेट्स भी होंगे, मेमोरी एलिमेंट्स भी लगे हुए होंगे और आपको कहा जाएगा कि आप लोग इनको एनालाइज करें।